हेलो नमस्कार दोस्तों। एसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक और शानदार, बेहतरीन और लाजवाब जीके जीएस की क्लास को लेकर आया हूं। तो आज की जीके जीएस की जो क्लास होने वाली है दोस्तों, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आगामी आने वाली परीक्षाओं जैसे बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी इंटर लेवल की एग्जाम होने वाली है, एसएससी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना? बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो गया। तो सारा एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा हो या राज्य सरकार के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा हो, तो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सबको वीडियो के अंत तक बने रहना है। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही जबरदस्त टॉप क्लास की क्लास पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? तो दोस्तों देखिए, ये पहले ही ज्योग्राफी के क्वेश्चन से शुरुआत हो गया। तो दोस्त देखिए, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर डायग्राम से बताने की कोशिश किया हूँ। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच अंतर कितना हो जाता है दोस्त? तो वो हो जाता है 4 मिनट हो जाता है। कितना हो जाता है? 4 मिनट हो जाता है। तो देखिए, पिक्चर में आप लोगों को मैं यहाँ पर क्या-क्या समझाया हूँ। यही देखिए, ये जो आप लोगों को जो ऊर्ध्वाधर रेखाएँ जो दिख रही है, इसी को देशांतर रेखा कहते हैं। यानी कि यह जो रेखा है, यह देशांतर रेखा कहलाता है। ठीक है ना? देशांतर रेखा कहलाता है। अगर डिफिनीशन में हम लोग बात की जाए, तो यह ऊर्ध्वाधर रेखाएँ जो दिखती है, ठीक है ना? ऊर्ध्वाधर रेखाएँ जो दिख रही है ये, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दो दक्षिणी ध्रुव, देखिए यहाँ पर नीचे दक्षिणी ध्रुव है और ऊपर उत्तरी ध्रुव है। तो ऊर्ध्वाधर रेखाएँ कह लें, ठीक है ना? कि जो ऊर्ध्वाधर रेखाएँ आप लोगों को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, उसे ही देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है ना? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है ना? और यह काल्पनिक रेखा होता है दोस्त। यह जो होता है, यह काल्पनिक रेखा होता है। तो देखिए, ये देशांतर हो गया। तो ये सारा जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा गया है, ये देशांतर रेखा ही है। तो देखिए, इन दोनों के बीच के जो दूरी है, ये दोनों के बीच के जो समय का अंतर है, ये 4 मिनट का अंतर होता है। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे। और देखिए यहाँ पर 111.32 किलोमीटर जो दिखा रहा है दोस्तों, यह क्या हो जाता है? तो यह हो जाता है कि 2 देशांतरों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन देखिए क्या-क्या क्वेश्चन पूछता है, पहले ये सब देखते रहिए कि विषुवत रेखा पर, ठीक है ना? 2 देशांतरों के बीच की दूरी अगर पूछ ले, 2 देशांतरों की बीच की दूरी, ठीक है ना? बीच की दूरी, तो वो क्या हो जाता है दोस्तों? ये हो जाता है 111.32 किलोमीटर हो जाता है। किस पर? विषुवत रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी हो जाता है। ठीक है ना? तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सर विषुवत रेखा हम लोग किसे कहेंगे? ठीक है ना? बात यहाँ तो ये भी उठ जाता है कि विषुवत रेखा किसे कहेंगे? तो दोस्तों यहाँ जो देखिए ये भूमध्य रेखा लिखा हुआ है, भूमध्य रेखा, ठीक है ना? ये 0 डिग्री होता है अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना? तो 0 डिग्री अक्षांश को आप लोग इसको क्या-क्या कह सकते हैं? या तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया, क्या-क्या कह सकते हैं? चलिए लिख दे रहा हूँ। 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह लीजिए, या इसी को आप लोग विषुवत रेखा कह लीजिए, ठीक है ना? क्या कह लीजिए? विषुवत रेखा कह लीजिए, या इसी को यहाँ देखिए भूमध्य रेखा भी लिखा हुआ है, या भूमध्य रेखा भी कह लीजिए। तो ये 0 डिग्री जो अक्षांश है, इसी को हम लोग ये भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या इसी को एक और चीज़ कहते हैं, इक्वेटर लाइन भी हम लोग कहते हैं। अगर बात की जाए, इक्वेटर लाइन भी इसे कहते हैं। किसको? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। तो इन्हीं के बीच में यह जो 2 स्थान है दोस्तों, यह यहाँ पर मैं देखिए दूसरा कलर लेकर आप लोग को बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ये
ये जो दो कलर यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि ये जो विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, इस पर दोनों देशांतरों के बीच देखिए, ये पहला देशांतर, ये दूसरा देशांतर, और दोनों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। ठीक है ना? तो ये चीज भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और परीक्षा में क्या पूछता है कि ये तो देशांतर का बता दिए सर, तो चलिए हम आपको अक्षांश की भी बता दे रहे हैं। एक और फैक्ट समझ लीजिए कि दो अक्षांशों की दो अक्षांशों की बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों की बीच की दूरी जो होती है कितना हो जाता है दोस्त? तो यह हो जाता है 111 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है ना? 111 किलोमीटर जो हो जाता है, यह दो अक्षांशों के बीच की दूरी होता है। एक और चीज जो क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में, कि दो देशांतर यहाँ पर जो बताया आप लोगों को, यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि दो देशांतरों के बीच की दूरी जो 111.3 किलोमीटर हुई, तो दो देशांतरों के बीच की दूरी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? ये दोनों को हम लोग गोरे भी कहते हैं। ठीक है ना? गोरे भी कहते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी को हम लोग गोरे कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे याद रख लीजिएगा। ठीक है ना? तो ये बात हो गई। अब थोड़ा सा बात हम लोग अक्षांश रेखा पर यहाँ पर कर रहे थे कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर हो गया। तो पहले हम लोग देख ले कि अक्षांश रेखा क्या होती है। तो दोस्तों यह जो ग्लोब हो गया, ग्लोब पर जो रेखाएं क्षैतिज रेखाएं खींची जाती है, यानी कि ग्लोब पर जो ऐसे रेखाएं खींची गई, फिर ऐसे खींची गई, ठीक है ना? ये ऊपर हो गया, ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। ठीक है? मैं देखिए अच्छे से उतना नहीं खींच पा रहा हूँ। तो यह जो रेखाएं होती है, इसी को हम लोग अक्षांश रेखा क्या कहते हैं? इसी को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है ना? यानी कि जो ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज रेखाएं होती है, उसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, देखिए ये बीच वाला 0 डिग्री अक्षांश हो गया था। यह हो जाता है 23.5 डिग्री अक्षांश। यह हो जाता है नीचे वाला 66.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है ना? दोनों तरफ सेम होता है 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांश। ऊपर भी ऐसे ही हो जाता है 23.5 डिग्री, और ऊपर ये 66.5 डिग्री। ठीक है? 66.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यह देखिए पृथ्वी जो है, यह जो भूमध्य रेखा है, जो दो गोल, अब इस ग्लोब को, यानी कि पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। ठीक है ना? ये पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। तो 0 डिग्री से, 0 डिग्री अक्षांश से यह जो ऊपर है, ये 0 डिग्री अक्षांश से ही ना बताया हम आपको दोस्त। यह जो हो गया 0 डिग्री जो अक्षांश हम यहाँ पर बताए कि 0 डिग्री अक्षांश, तो 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर यह जो 23.5 डिग्री की रेखा है, यह जो 23.5 डिग्री की रेखा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ये कर्क रेखा हो गया। ठीक है ना? यह कर्क रेखा हो गया। 0 डिग्री अक्षांश से नीचे, ये 0 डिग्री अक्षांश से नीचे हम लोग जाएंगे, तो इसको क्या कह देते हैं हम लोग दोस्तों? यह हो जाता है मकर रेखा। ठीक है ना? यह क्या हो जाता है? मकर रेखा हो जाता है। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर जो 23.5 डिग्री वाली रेखा जो होती है, जो अक्षांश रेखा होती है, यानी कि एक और फैक्ट आ गया, यहाँ पर फैक्ट नंबर 2 लिख दे रहे हैं। ठीक है ना? कि 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को, 23.5 डिग्री, अच्छे से मैं लिख रहा हूँ, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? ये कर्क रेखा कहते हैं। ये कब कहेंगे कर्क रेखा? जब 0 डिग्री अक्षांश से ये ऊपर हो। ठीक है ना? 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर वाली बात हो गई, तब ये कर्क रेखा हो जाएगी। लेकिन 0 डिग्री अक्षांश से नीचे की बात अगर हम लोग करें, 0 डिग्री अक्षांश के नीचे, तो यह जो 23.5 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, ये हो जाएगा, क्या कहलाएगा? यह मकर रेखा कहलाएगा। यह मकर रेखा कहलाने लगेगा। ठीक है? तो मैंने फिगर में भी आप लोग को बता दिया। तो अब इससे और एक क्या 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 और फैक्ट जुड़ सकता है? तो देखिए दोस्तों, यह जो होता है 0 डिग्री, ये कभी कभी आता है कि 0 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या कहते हैं?
ये तो हो गया 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ठीक है ना। 0 डिग्री देशांतर की अगर हम लोग बात करें, 0 डिग्री देशांतर को, ठीक है ना, यह 0 डिग्री, यह 0 डिग्री देशांतर की अगर बात करें, 0 डिग्री देशांतर की बात करें, तो इसी को कहते हैं प्रधान आमयोत्तर रेखा, प्रधान यामयोत्तर रेखा, ठीक है ना, प्रधान यामयोत्तर रेखा कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कह सकते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं दोस्तों, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कह सकते हैं। किसको, 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामयोत्तर कह लीजिए या प्रधान मध्याह्न रेखा कह लीजिए, प्रधान मध्याह्न रेखा कह लीजिए, ठीक है। तो ये 0 डिग्री देशांतर वाली बात हो गई। तो अब क्वेश्चन ये कभी कभी पूछ देता है परीक्षा में कि 0 डिग्री देशांतर जो हो गया, यानी कि प्रधान यामयोत्तर रेखा हो गया, इसी से हम लोग दोस्तों किसी भी जगह का समय का हम लोग ज्ञात करते हैं। और यह कहाँ इसको लिया गया है, इसका सेंटर लिया गया है दोस्तों, यह ग्रीनविच जो शहर है, ग्रीनविच जो शहर है, कहाँ पर, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में, या इंग्लैंड के ये ग्रीनविच जो शहर है, ठीक है ना, लंदन शहर में यह ग्रीनविच है, लंदन शहर, इंग्लैंड के लंदन में यह ग्रीनविच रेखा है, ठीक है ना। उसी से समय का हम लोग निर्धारण करते हैं, ठीक है ना, उसी से समय का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो इस ग्लोब को देखने के बाद एक और चीज आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर मैं दूसरा कलर लेकर आपको बता दे रहा हूँ कि यह जो पृथ्वी 0 डिग्री, यह जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जो कहलाता है दोस्तों, यह कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा से अगर नीचे की बात की जाए तो यह कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, यह दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर ये हो गया आप लोग उत्तरी ध्रुव और नीचे ये दक्षिणी ध्रुव। तो इसी तरह ये आप लोगों को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की भी बात हो गई। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ग्लोब देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए ये पूर्वी गोलार्ध गोलार्ध हो गई, यानी कि 0 डिग्री देशांतर से पूरब जो हो गया वह पूर्वी गोलार्ध, और 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम जो हो गया वो पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो ये सारा फैक्ट आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिया, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, प्रधान यामयोत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है, ठीक है ना, ये बात हो गई। 23.5 डिग्री जो 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की रेखा है, इसको कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है ना, इसको कर्क रेखा कहते हैं, यहाँ पर मैंने बता दिया। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से नीचे की जो ये 23.5 डिग्री जो रेखा होती है अक्षांश रेखा, उसी को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। अब अगर कभी यहाँ पर जगह तो थोड़ा सा कम लग रहा है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। कभी कभी परीक्षा में ये पूछ लेता है, अपने भारत देश की स्थिति पूछ लेता है, ये ऊपर लिख दे रहा हूँ कि भारत कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर में है। तो दोस्तों ये 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट ये अक्षांश पर अपना देश है। देशांतर की बात की जाए, देशांतर की अगर बात की जाए अपने देश की, तो देशांतर रेखा में कितना हो जाएगा, यह 68.7 68 डिग्री और 7 मिनट, ठीक है ना, ये पॉइंट हम लिख दिए, इसको आप लोग पॉइंट नहीं पढ़िएगा, ठीक है ना। 68 डिग्री और 7 मिनट, और कितना बीच में, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में अपना भारत प्यारा जो देश है यह स्थित है, ठीक है। तो इससे जितना भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आप लोगों को मैंने बता दिया, और आशा करता हूं कि ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को समझना है, तो दोस्तों देखिए मैं इसी तरह हमेशा कंटेंट आप लोग को देता रहता हूँ। टॉप क्लास के आप लोग को पढ़ाई मैं यहाँ पर कराता हूँ, कहीं से भी कोई कमी आप लोग को ना रह जाए। तो ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, और बहुत ही शानदार तरीका से देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आइए हम लोग क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन पूछ रहा है, या यहाँ पर प्रथम पूछ दे या प्राचीन ओलंपिक कह दे, ठीक है ना। तो इस ओलंपिक खेल का जो आयोजन हुआ दोस्त, इसका सही जवाब हो जाएगा यह
776 ईस्वी पूर्व में, ये 776 ईस्वी पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 776 ईस्वी पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन क्वेश्चन क्या-क्या अभी पूछता है, आप लोग उसको भी देख लीजिए, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या-क्या पूछता है? पहला तो पूछता है कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? ठीक है ना? तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यह जो हो जाएगा 1896 ईस्वी में एथेंस में सबसे पहला ये आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत एथेंस से हुई थी। अब क्वेश्चन ये पूछ देता है एग्जाम में कि आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता पूछ देता है, ठीक है ना? कि आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता कौन है दोस्तों? तो यह पियरे डी कुबर्टिन जो है, पियरे डी कुबर्टिन जो है, यह आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता है। कौन है? ये आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता जो हो गए, ये पियरे डी कुबर्टिन हो गए, ठीक है ना? अब क्वेश्चन और क्या पूछता है कि ओलंपिक में मशाल जलाने की परंपरा शुरू हुई, ये कब से शुरू हुई, ठीक है ना? ये क्वेश्चन बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं इसको रेड से लिख दे रहा हूँ, इसको VVI इम्पोर्टेंट में रख लीजिए कि ओलंपिक में मशाल जलाने की परंपरा, ठीक है ना? मशाल जलाने की परंपरा कब से शुरुआत हुई इसका? परंपरा शुरुआत तो ओलंपिक में मशाल जलाने की जो परंपरा है दोस्तों, यह शुरुआत कब से हुआ था? तो 1936 में 1900 ये 36 है, 1936 के बर्लिन ओलंपिक से, ये 1936 के बर्लिन ओलंपिक से, अच्छे से लिख ले रहा हूँ इसको, ठीक है ना? 1936 के ये बर्लिन ओलंपिक जो हो गया, बर्लिन ओलंपिक से मशाल जलाने की जो परंपरा है, इसकी शुरुआत हुई, ठीक है ना? और क्या-क्या क्वेश्चन पूछता है कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य पूछ देता है। ओलंपिक का आप लोगों को आदर्श वाक्य पूछ देगा, ठीक है ना? आदर्श वाक्य किसका? ओलंपिक का। ओलंपिक का आदर्श वाक्य से क्वेश्चन पूछता है। तो इसका क्या हो जाएगा ओलंपिक का आदर्श वाक्य? ओलंपिक का आदर्श वाक्य हो जाता है सीटीएस, सीटीएस। उसके बाद हो जाता है अल्टीएस, सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस। सीटीएस ये ट है दोस्तों, ये ट रखिएगा, ठीक है ना? ये ट है। सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस जो हो गया, यह ओलंपिक का आदर्श वाक्य हो गया। यह ओलंपिक का आदर्श वाक्य हो गया। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका अगर अर्थ की बात हम लोग करें, इसका अर्थ का बात करें सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस का, तो इसका अर्थ जो हो जाता है तेज, उच्चतर, तेज, उच्चतर और बलवान, तेज, उच्चतर और बलवान, ठीक है ना? तो ये बात आप लोग को हिंदी में हो गया, तेज, उच्चतर और बलवान जो हो गया, या सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस कह लीजिए। तो ये ओलंपिक का आदर्श वाक्य हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, यह ओलंपिक ध्वज है, ठीक है ना? यह क्या है? ओलंपिक, यह ओलंपिक ध्वज है। तो ध्वज को देखेंगे तो कभी-कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ओलंपिक ध्वज का कलर किस रंग का होता है? तो दोस्तों यह देखिए ओलंपिक ध्वज का जो कलर होता है, ये पूरे का बात किया जाए तो यह कितने कलर का होता है, कैसा होता है? तो दोस्तों यह सफेद है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन एक और पूछ लेता है, ओलंपिक से क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ओलंपिक के ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो यह जो ध्वज आप लोग को दिख रहा है, तो दोस्त देखिए यहाँ पर कितने छल्ले हैं? 1 है, 2, 3, 4, 5। तो ओलंपिक के ध्वज में कितने छल्ले हो गए दोस्तों? ध्वज में ध्वज में छल्लों की संख्या, ध्वज में छल्ले कितने हो गए? ये 5 हो गए। कौन-कौन हो गए? देखिए एक नीला हो गया, मैं लिख दे रहा हूँ इसको। ये नीला हो गया, ठीक है ना? नीला, पीला, काला, हरा, ठीक है ना? हरा और ये हो जाता है एक लाल हो जाता है, ठीक है ना? ये जितने भी आप लोग को ये ओलंपिक में जो ध्वज में दिख रहे हैं ये छल्ले,
ये सभी महाद्वीपों को ये प्रतिनिधित्व करते दिखाते हैं कि कौन कौन से देश जो है ये प्रतिनिधित्व करते हैं ओलंपिक खेलों में, ठीक है ना। तो नीला की अगर बात की जाए तो नीला जो दोस्तों यह यूरोप रंग का प्रतिनिधित्व का सिंबल है। पीला का अगर बात करें तो पीला जो हो जाता है यह एशिया महाद्वीप से हो जाता है। काला की अगर बात किया जाए तो काला जो दोस्तों यह हो जाता है अफ्रीका महादेश का, ठीक है ना। हरा की अगर बात की जाए तो हरा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया का, किसका हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया कह लीजिए या ओशनिया कह लीजिए, ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया कह दीजिए। लाल की बात किया जाए तो लाल जो दोस्तों ये हो जाता है अमेरिका, यह अमेरिका का हो जाता है। देखिए यहाँ पर यही सब कलर है ना, देखिए ये नीला हो गया, यह पीला हो गया, ठीक है ना, यह हरा हो गया, यह लाल हो गया और यह काला हो गया। तो ओलंपिक ध्वज में जो 5 छल्ले हैं ये दोस्तों, ये ध्वज में जो 5 छल्ले हैं, यह बहुत इससे क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। और ओलंपिक से इससे ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा किसी भी पेपर में, चाहे वो एसएससी उठा लीजिए, बैंक उठा लीजिए, किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा को, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, जितना भी आप लोग क्वेश्चन उठा लीजिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग को यहीं से मिलेगा, ठीक है ना। ओलंपिक से अधिकतर यही क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं। और करंट वाला जो भाग हो जाता है कि करंट में जैसे 2023 में ओलंपिक कहाँ होगा, 2022 में कहाँ हुआ, ये सब जो भी चीज है 4 वर्षों में यह जो आयोजित होता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में मैं करंट अफेयर में उस सबको बता देता हूँ। तो यह जो हो गया स्टैटिक पार्ट्स हो गया ओलंपिक खेल का, और इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्त कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। पहले तो देख लीजिए कि पूछिएगा कि सर ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, पहले ये तो बता दीजिए, बाद में हम लोग उसका मान देखेंगे, ठीक है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है दोस्तों, अगर कोई पिंड या कोई चीज मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है, ठीक है ना, ये मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुई किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई, यानी मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई कोई भी वस्तु, ठीक है ना, किसी वस्तु के वेग में, ठीक है ना, 1 सेकंड में होने वाली परिवर्तन, ये 1 सेकंड की बात की जा रही है दोस्तों। अच्छे से डिफिनीशन इसको कर लीजिएगा, एकदम बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा। मैं ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को बताता हूँ और इतने शानदार तरीके से बताता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में छप ही जाना है। 1 सेकंड में ये होने वाली, 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछ रहा है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। स्मॉल जो अल्फाबेट का स्मॉल जी होता है उसे डिनोट करते हैं। और इसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर देखिए कितना शानदार एक चार्ट लेकर आया हूँ। इस चार्ट के माध्यम से आप लोग कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा। देखिए ये गुरुत्वीय त्वरण का यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मान जो होता है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है, और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और यह एक सदिश राशि होता है, कौन, गुरुत्वीय त्वरण। हमेशा आप लोगों को गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक में आप लोगों को हमेशा कंफ्यूजन हो जाता होगा। गुरुत्वीय स्थिरांक, ठीक है ना, इसे कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और इसका जो मान होता है यह हो जाता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, चार्ट में लिखा हुआ भी है।
कि इसका मान 6.6734 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसका होता है गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि स्मॉल जी का मान जो होता है दोस्तों आप लोग का 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक में एक चीज अंतर होता है, जैसे कि यहाँ पर इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसका मान जो गुरुत्वीय त्वरण का होता है कई स्थानों पर भिन्न-भिन्न होता है, यानी कि ये चेंज होते रहता है। लेकिन गुरुत्वीय स्थिरांक की बात अगर किया जाए तो यह जो होता है इसका मान सदैव नियत रहता है, एकदम स्थिर रहता है, ठीक है ना? इसका मान सदैव स्थिर रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इसीलिए मैं आप लोग को ये चार्ट के माध्यम से आप लोग को बता दिया कि इसका बिल्कुल कंफ्यूजन आप लोग को दूर हो जाएगा। और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है ना? और यह एक अदिश राशि है, यह जो होता है एक सदिश राशि होता है, ठीक है ना? ये एक सदिश राशि होता है और ये अदिश राशि होता है। तो आशा करते हैं कि इससे भी जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग मेरे क्लास के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर ये क्लास कैसा लग रहा है। आप लोग को जैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस तरह की क्लासेज आपको किस किस कौन कौन से टॉपिक पर चाहिए, अगर आप लोग को कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी हो तो वो भी बता दीजिएगा, वो भी मैं पर्सनल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए, जो कंफ्यूजन कैपिटल जी और स्मॉल जी में होता है इसको तो आप लोगों ने कंप्लीट देख लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आ गया, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि ग्रेशम का नियम पूछ रहा है। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है दोस्त। तो ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है, इसका ग्रेशम के नियम में क्या क्या चीज जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। तो ग्रेशम का नियम का बात किया जाए तो सबसे पहले देख लीजिए कि यह होता है मुद्रा के प्रचलन से संबंधित होता है। क्या होता है? मुद्रा के प्रचलन से कह लीजिए या मुद्रा के वितरण से कह लीजिए, ये ग्रेशम का नियम होता है। तो अब पूछिएगा कि सर ग्रेशम का नियम आखिर में होता क्या है। यह ग्रेशम का जो नियम होता है यह क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों यह अर्थशास्त्र का। और बार बार परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेशम के नियम से। तो इसका नियम जो होता है दोस्तों, यह जो होता है क्या कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। क्या कर देती है? बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है, अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है, बाहर कर देती है, ठीक है ना। ये टी है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है, यही ग्रेशम का नियम होता है दोस्तों। तो अब दिमाग में आप लोग को एक चीज उठता होगा, सर ये बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा क्या कह रहे हैं। तो चलिए वो भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। मैं आप लोग को जब बताता हूं तो ये कोई किंतु परंतु वाला बात छोड़ नहीं देता हूं कि सर ये नहीं समझ में आया। तो बुरी मुद्रा की अगर बात की जाए तो बुरी मुद्रा क्या कहलाती है दोस्तों, तो वह मुद्रा जिसका मूल अंकित मूल्य के बराबर हो या उससे कम हो, वह मुद्रा, ठीक है ना। यह वह मुद्रा होती है जिसका मूल्य, जिसका जो मूल्य होता है उसके अंकित मूल्य से, उसके अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य से मत लिखिए, यहाँ पर के लिखिए, अंकित मूल्य के बराबर या उससे कम, या उससे कम होता है, ठीक है ना। ये कम होता है। क्या होता है? यह बुरी मुद्रा ये होती है कि वह मुद्रा जिसका मूल्य, ये जिसका मूल्य, ठीक है ना, उसके अंकित मूल्य के बराबर या उससे कम होता है। यहाँ पर मैं जिसका अच्छे से लिख दे रहा हूं, वह मुद्रा जिसका मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर या उससे कम होता है बुरी मुद्रा कहलाती है। तो भाई ये तो बुरी मुद्रा हो गई। अब थोड़ा अच्छी मुद्रा को भी देख लें कि अच्छी मुद्रा क्या कहलाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो अच्छी मुद्रा यह होता है, ठीक है ना, कि वह मुद्रा जिसका जिसका मूल्य
उसके अंकित मूल्य से उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य होने की संभावना होती है। अधिक मूल्य होने की संभावना होती है। तो यही बैड मनी और गुड मनी का कंसेप्ट है और ये अर्थशास्त्र का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा ग्रेसम के नियम को, कि बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है, यही ग्रेसम का नियम कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन आ गया कि गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक में कौन सा जानवर है। तो गौतम बुद्ध के जन्म के प्रतीक जो है, तो गौतम बुद्ध से कई सारे प्रतीक हैं जो क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहले ये देख लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो हो जाता है दोस्तों, यह कमल और जो साढ़ है, कमल और जो साढ़ है, यह गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक होता है। ठीक है ना, कौन कौन सा, ये कमल और साढ़। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक घोड़ा दिया हुआ है ऑप्शन में। तो घोड़ा किस चीज का ये प्रतीक होता है दोस्तों, तो यह जो घोड़ा है किस चीज का प्रतीक है, तो यह गृह गृह त्याग का, जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उसका प्रतीक यह क्या है, घोड़ा है। ठीक है ना, यह घोड़ा उसका प्रतीक है। और कौन कौन से प्रतीक पूछे जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। अगर पूछे आप लोगों को कि पीपल पीपल, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पीपल या बोधि वृक्ष, पीपल या बोधि वृक्ष, यहाँ पर हो गया एक पद चिन्ह हो जाता है, और स्तूप। आप लोगों को परीक्षा में इससे ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चन पूछता नहीं है अगर प्रतीक की बात की जाए। ठीक है ना, कमल और साढ़ तो देख लिए, ये जन्म हो गया। यह गृह त्याग जो हो गया, यह घोड़ा हो गया। पीपल या बोधि वृक्ष किसका हो जाएगा दोस्तों, तो यह ज्ञान का प्रतीक हो जाता है, यह ज्ञान का प्रतीक हो जाता है। अच्छे से लिख ले रहा हूं, ठीक है ना, यह ज्ञान का प्रतीक हो जाता है। पद चिन्ह किसका प्रतीक हो जाता है दोस्तों, तो यह निर्वाण का प्रतीक हो जाता है। ठीक है ना, स्तूप की अगर बात की जाए तो यह किसका प्रतीक हो जाता है दोस्तों, तो यह मृत्यु का प्रतीक हो जाता है। तो ये सारे प्रतीकों को हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से देख लिया, जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। गौतम बुद्ध की अगर बात की जाए तो दोस्तों और इनसे क्या क्या फैक्ट उठता है। यहाँ पर गौतम बुद्ध की अगर बात की जाए, इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। अगर इनके जन्म की बात की जाए, गौतम बुद्ध की, ये देखिए गौतम बुद्ध जी का ये फोटो है आप लोगों को, ये बोधि वृक्ष के नीचे अपना ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। ठीक है ना, गौतम बुद्ध की अगर जन्म की बात की जाए, ठीक है ना, गौतम बुद्ध की थोड़ा सा, हाँ, गौतम बुद्ध की अगर जन्म की बात की जाए, ठीक है, गौतम बुद्ध की जन्म की बात, तो गौतम बुद्ध की जन्म जो हुआ था, यह 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और मृत्यु की अगर बात किया जाए, तो मृत्यु जब कहाँ हुआ था, मृत्यु जो हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, ये कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ है, यह कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है यह कुशीनगर। इनके मृत्यु से एक और चीज होता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है दोस्तों, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है, तो यह दोस्तों महापरिवार जो कहा गया है। इसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, गौतम बुद्ध के जो, ये तो जन्म वाली बात हो गई, ठीक है ना, यह जन्म वाली बात हो गई। लेकिन ये जो मृत्यु जो है, मृत्यु को थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु जो हुई कुशीनगर में, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, महापरिनिर्वाण इसे कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है ना, और इसे देखिए क्या क्या और पूछा जाता है। ये तो गौतम बुद्ध की मृत्यु वाली बात हो गई। इनकी गृह त्याग की जो घटना है, गृह त्याग की जो घटना है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं,
तो दोस्तों गृह हत्या की घटना जो है महानिभिषकरण, महानि महाभि अच्छे से मैं इसको लिख ले रहा हूं, ये महाभि निष्क्रमण कहते हैं इसे, महाभि निष्क्रमण। आप लोगों को जो ये क्वेश्चन बता रहा हूं, आप लोग अपने प्रीवियस ईयर के चाहे किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देखिएगा। अगर गौतम बुद्ध जी से क्वेश्चन पूछा गया है तो इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। और इससे फैक्ट जो होता है कि कौन कौन से बौद्ध संगीतियां आयोजित हुई, उसके बारे में मैं जीके के जितने भी जीके का जो महत्वपूर्ण 100 पार्ट वाला जो जीके है, जो जीके जीएस की जो सीरीज चला रहे थे, उसमें बहुत ही डिटेल से गौतम बुद्ध जी के बारे में मैं बता दिया हूँ। ठीक है ना, आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। खैर, आप लोग को अगर इच्छा होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि गौतम बुद्ध जी के जीवन पर यानी कि बौद्ध धर्म पे एक स्पेशल वीडियो बना दीजिए, तो वो भी मैं आप लोग के लिए बनाकर बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, तो यह गृह त्याग की घटना को महाभि निष्क्रमण कहते हैं। और प्रथम उपदेश, ठीक है ना, ये ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम उपदेश जो दिए, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ देता है, तो दोस्तों यह सारनाथ में दिए थे। कहां पर दिए थे, सारनाथ में दिए थे, और उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण और धर्म चक्र परिवर्तन, इन तीनों पॉइंटों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम पूछ लेता है, ये माता जी का भी नाम उनके देख लीजिए। ठीक है ना, गौतम बुद्ध की माता का नाम पूछ लेता है, तो गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया। ठीक है ना, एक और उनकी माता जो थी, जो सौतेली माँ कह लीजिए, ये सौतेली माँ कह लीजिए, वो कौन थी, तो प्रजापति गौतमी जो थी, यह गौतम बुद्ध की प्रजापति गौतमी जो थी, ये गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। कौन थी, सौतेली माँ थी। ठीक है ना, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, ये बचपन का नाम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। बचपन का नाम जो हो गया, बचपन का नाम की अगर बात किया जाए तो बचपन में इनका नाम जो था यह सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के। ठीक है ना, तो इससे जितने भी क्वेश्चन आप लोग को बनते हैं वो सब मैंने बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन करा दे रहा हूं, और ऐसा आप लोग किसी भी कोचिंग के, हो सकता है पेड क्लास में भी आप लोग को ऐसा जानकारी न मिलता हो जो कि मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में बता रहा हूं। बस आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग यही नहीं करते हैं दिल खोल के, जिससे मुझे कभी कभी दुख होता है। ठीक है ना, कि आप लोगों को और मैं किस तरह से पढ़ाऊं कि आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और चैनल पर आप लोग अपना प्यार दिखाइएगा। तो आप लोगों की जो पढ़ाई है यहाँ पर टॉप लेवल की कराई जा रही है। आप लोग बस इस चैनल से जुड़े रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। तो देखिए ये लॉर्ड विलियम बेटिक साहब हैं, ये लॉर्ड विलियम बेटिक साहब का आप लोग का फोटो मैं यहाँ पर दिखा दिया हूँ। ठीक है ना, ये लॉर्ड विलियम बेटिक हो गए। तो यह कौन सा चार्टर एक्ट था दोस्त, जिसके चलते ये लॉर्ड विलियम बेटिक को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो यह जो था, यह 1833 का यह चार्टर एक्ट था, जिसे लॉर्ड विलियम बेटिक जो थे पहला गवर्नर जनरल बने। ठीक है ना, ये 1833 के अनुसार से। तो ये 1800 कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि यह चार्टर चार्टर अधिनियम 1833 क्या था। चार्टर अधिनियम 1833 की बात की जाए तो यह क्या हो जाएगा, तो चार्टर अधिनियम 1833 क्या कहता है, इसको देख लीजिए। इसका यह जो होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या है, बंगाल के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल को
भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, चाहे बना दिया गया, ठीक है ना। किससे? चार्टर अधिनियम 1833, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे हैं। और वो पहला भारत के गवर्नर जनरल जो थे, यही लॉर्ड विलियम बेटिक साहब थे। कभी अगर इनसे पूछ ले कि लॉर्ड विलियम बेटिक का कार्यकाल क्या हो जाएगा, यह लॉर्ड विलियम बेटिक साहब जो हैं, इनका अगर कार्यकाल पूछ लिया जाए कि ये कब से कब तक गवर्नर जनरल रहे भारत का, ये भारत का गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे, भारत का गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे, तो दोस्तों यह 1828 से लेकर 1835 तक यह भारत के गवर्नर जनरल रहे, ठीक है ना। 1828 से 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहे, ठीक है। और एक और इनसे बात आती है कि ये जो लॉर्ड विलियम बेटिक जो हैं, इनसे और क्या-क्या चीज संबंधित है। तो एक लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा दो कार्यों को इनसे बहुत दो महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किया गया। कौन-कौन सा कार्य किया गया उसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो पहला तो जो था इनके द्वारा एक कार्य किया गया, सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा का उन्मूलन में इनका काफी योगदान रहा। दूसरा जो था, अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा के रूप में बनाना, या अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा के माध्यम रूप में बनाना, उच्च शिक्षा का अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाना, ठीक है ना, उच्च शिक्षा का माध्यम बनाना, इसमें भी इनका काफी योगदान रहा। तो ये दो महत्वपूर्ण कार्य हो गए इनका, दो महत्वपूर्ण कार्य जिनके लिए इनको जाना जाता है, ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेटिक को। और क्या-क्या इससे क्वेश्चन पूछ देता है, अगर एग्जामिनर को और आपको डीपली में नॉलेज देने के लिए कहे और आपसे परीक्षा लेना चाहे, तो क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि ये तो हो गए भारत का गवर्नर जनरल 1828 से 1835 तक रहे, ठीक है ना। लेकिन कभी पूछ दे कि वो एक बार और गवर्नर रहे थे दोस्तों, तो वो कौन से गवर्नर रहे थे, तो वो दोस्त मेरे मद्रास के गवर्नर भी रहे थे। लॉर्ड विलियम बेटिक जो है, ये मद्रास के गवर्नर भी रहे, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर भी रहे। और वो कब से कब तक रहे, तो 1803 से लेके 1800 ये 1803 से लेके 1808 तक ये मद्रास के गवर्नर भी रहे थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेटिक जो थे, यह 1803 से 1808 के मद्रास के गवर्नर भी रहे। तो इसको भी हम लोगों ने देख लिया। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और आप लोगों को घुमाने के लिए पूछ सकता है कि ये चार्टर अधिनियम 1833 को एक और नाम से जाना जाता है, और वह नाम है कौन सा? संत हेलेना। ये 1833 अधिनियम को संत हेलेना अधिनियम 1833 भी कहा जाता है। संत हेलेना अधिनियम 1833 ये भी कहा जाता है। तो कभी संत हेलेना अधिनियम 1833 पूछ दे तो ये मत कंफ्यूज हो जाइए, अरे बाप रे ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप लोग को बताता हूँ, कहीं से भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं रह जाए, यही मेरा उद्देश्य रहता है। और आप लोगों को मैं जबरदस्त तरीके से सारे सब्जेक्ट को अपने ही चैनल पर कंप्लीट करा रहा हूँ। आप लोग चाहे वो हिंदी की स्पेशल क्लास हो जाए, करंट अफेयर की भी जबरदस्त क्लास जो 7 पार्ट में आप लोग को करंट अफेयर मैं दे दिया हूँ 1 साल का, तो वो भी महत्वपूर्ण सेक्शन हो गया। जीके जीएस की क्लासेज मिक्स वाली भी चल रही है, या इतिहास भूगोल, ये जितने भी हैं इसका सेपरेट क्लास भी आप लोगों को मेरे चैनल पर उपलब्ध है। चाहे विज्ञान की बात की जाए, भौतिक रसायन और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, इसकी भी सेपरेट क्लासेज है। तो आप लोगों को जैसा आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए, जिस टाइप का चाहिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे चैनल पर वो सारे वीडियो उपलब्ध हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और रीजनिंग की भी क्लासेस चालू हो गई है, और मैथ के भी क्लासेज आप लोग के लिए चालू हो गई है। तो सारा चीज को मैं एक ही चैनल पर आप लोग के लिए ला दिया हूँ, और वो भी आपको इसके लिए कोई पैसा मैं अभी नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है ना। और आप लोग को कोई पेड कोर्स वाला यहाँ पर झंझट नहीं है। आप लोग चैनल पर बस बने रहिए और चैनल को प्यार दिखाते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि दाब बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है।
दाब बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले मेरे भाई आप लोग जान लो कि क्वथनांक क्या कहलाता है। यह पहले क्वथनांक आप लोग समझ लीजिए कि क्या कहलाता है। यह क्वथनांक का पहले आप लोग डिफिनीशन देख लीजिए कि क्वथनांक क्या कहलाता है। तो क्वथनांक क्या कहलाता है कि वह ताप जिस पर द्रव के भीतर वाष्प दाब द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूं कि वह ताप जिस पर द्रव के भीतर द्रव के भीतर वाष्प दाब द्रव की सतह से वाष्प दाब द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है वह ताप जिस पर द्रव के भीतर वाष्प द्रव द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए मैं ये मंडल अच्छे से लिख दे रहा हूँ, वायुमंडलीय थोड़ा गलत लिख दिया था। ठीक है, वायुमंडलीय, ठीक है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये क्वथनांक कहलाता है। और जब भी दाब बढ़ेगा दोस्तों तो द्रव का जो क्वथनांक है क्या होता है? तो मेरे भाई यह द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है? वह बढ़ता है द्रव का क्वथनांक। ठीक है ना, तो ये क्यों बढ़ता है? एक इसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। ये रिलेशन होता है, एक रिलेशन जो होता है दाब और उष्मा में होता है। ठीक है ना, दाब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उष्मा, यानी उष्मा हीट जो हो गया, यह ताप जो हो गया। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दाब, अब इसी के अनुसार से दाब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप लोग लिख लीजिए द्रव के क्वथनांक। ठीक है ना, क्वथनांक, ये क्वथनांक, यानी कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा द्रव का क्वथनांक भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे दाब कम होगा तो द्रव का क्वथनांक भी कम होगा। ठीक है ना, यह जो रिलेशन होता है, ठीक है ना, उसी से यह दाब, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द्रव के क्वथनांक होता है। यानी कि फिर एक बार बता दे रहा हूं कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा, और जैसे दाब घटेगा वायुमंडलीय दाब द्रव का क्वथनांक घटेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत शानदार तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो दोस्त मेरे, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का मैं सेपरेट वीडियो अपने ही चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत पहले ही अपलोड कर चुका हूं। उसमें सिंधु घाटी से मोर देन 50 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप लोग को महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, पूरा थ्योरी सहित आप लोग को एमसीक्यू करा दिया हूं, यानी कि थ्योरी क्वेश्चन सब है वहां पर। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जानकारी है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी। तो दोस्त मेरे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आंसर लगा दीजिएगा गलत। यहाँ पर सबसे पहले की बात की थी, तो सबसे पहले ये दोस्त मेरे चार्ल्स मैनन के द्वारा जो है यह हड़प्पा सभ्यता की जानकारी जो है 1826 ईस्वी में ही इनको हो गया था। लेकिन ये क्या हुआ था, ये जब खुदाई कर रहे थे तो इनको ईंटों का ढेर मिला था। इनको ईंटों का ढेर मिला था, इनको ईंटों का ढेर मिला था, जो कैसा दिख रहा था? जो महल जैसा लग रहा था, जो महल जैसा लग रहा था, जो महल जैसा इनको लग रहा था। ठीक है ना, तो वो जो था, वो बेसिकली वो क्या था कि वो वास्तव में हड़प्पा सभ्यता की इमारतें थी, जो इन चार्ल्स मेनन जी को खुदाई में जो 1826 में मिला, यह ईंटों का ढेर जैसा जो मिला था, जो इनको महल जैसा लग रहा था, ये हड़प्पा सभ्यता की इमारतें ही थी दोस्तों। लेकिन उनको उतना जानकारी नहीं हुआ था, लेकिन सबसे पहले जानकारी इन्हीं को हुआ, यह ईंटों का ढेर मिला और महल जैसा लग रहा था। तो चार्ल्स मैनन को ही सबसे पहले अगर कहा जाए हड़प्पा सभ्यता की जानकारी, तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा। ठीक है ना, चार्ल्स मैसन के द्वारा। अब आती है बात दयाराम साहनी जी की, यहाँ की बात आती है। दया, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी हो जाएगा। दयाराम साहनी जी का अगर बात आ जाए
तो दोस्तों इन्हीं को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जनक बोला जाता है, ठीक है ना। ये सिंधु घाटी सभ्यता की अगर खोज कहा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर खोज कहा जाए तो यह दयाराम साहनी जी के द्वारा ही किया गया। कब किया गया? तो 1921 ईस्वी में किया गया, ठीक है ना। 1921 ईस्वी में कहा गया। हड़प्पा सभ्यता से एक और, ये सिंधु घाटी सभ्यता कह लीजिए या हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, ये हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए। इससे क्या क्या और फैक्ट पूछा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों यह जो थी कांस्य युगीन सभ्यता थी, यह कांस्य युगीन जो सभ्यता थी, ठीक है ना, यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये क्वेश्चन हो गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें कि हड़प्पा जो, ये हड़प्पा जो पड़ा नाम, ये हड़प्पा, कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ये हड़प्पा जो पूछ लेता है क्वेश्चन कि यह किस नदी के किनारे है दोस्त, तो यह रावी नदी के किनारे है। ये हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है हड़प्पा शहर, ठीक है ना। दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात यहाँ पर उठ रहा है कि सर जी ये जॉन मार्शल जो दिया गया है, इनका भी नाम हम बहुत बार सुने हैं। तो जी हाँ, आपने सुना होगा। क्यों सुना होगा वो भी बता रहा हूँ कि जब 1921 में यह जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने की, तो ये जॉन मार्शल जो थे, यह जॉन मार्शल जो थे, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 1921 में, यह 1921 में जॉन मार्शल जो थे, ये भारत के पुरातात्विक विभाग के निदेशक थे। भारत के पुरातात्विक पुरातात्विक विभाग के निर्देशक थे, यानी डायरेक्टर थे, ठीक है ना, और निर्देशक थे। तो इसीलिए इनका भी नाम बहुत जरूरी है, ये जॉन मार्शल जी का, ठीक है ना। जॉन मार्शल भारत के पुरातात्विक विभाग के निर्देशक थे 1921 में, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया, ठीक है ना, उस समय जब किया गया, ठीक है। तो इससे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसको भी मैंने यहीं पर बता दिया है, और आशा करता हूं कि ये भी बात आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इससे डिटेल वीडियो जो आप लोग चाहते हैं वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो आप लोग वहां पर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में अस्थाई सेना रखने वाला प्रथम शासक कौन था? प्राचीन भारतीय इतिहास में अस्थाई सेना रखने वाला प्रथम शासक कौन था दोस्त? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये कौन सा रखता था दोस्तों? तो यह बिंबिसार रखता था। कौन? यह बिंबिसार, ठीक है ना, ये बिंबिसार। तो बिंबिसार से क्या क्या और इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़ सकते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो चलिए उनको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो बिंबिसार की बात की जाए दोस्तों, तो यह हर्यक वंश के संस्थापक थे। कौन से? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, संस्थापक, ठीक है ना। कब किए थे हर्यक वंश की स्थापना? तो दोस्तों यह किए थे 544 ईसा पूर्व में, ये हर्यक वंश की स्थापना किए थे, ठीक है ना। ये 544 ईस्वी पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना किए थे, ठीक है। और इन्हें एक और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंबिसार को पुराणों के अनुसार क्या कहा गया है? यानी कि पुराणों के अनुसार जो है बिंबिसार का एक और नाम जो था वो क्या था? इन्हें श्रेणिक भी कहा गया है। क्या कहा गया है? इन्हें श्रेणिक कहा गया है। किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार इन्हें श्रेणिक कहा गया है। किनको? बिंबिसार को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कभी कभी बिंबिसार और बिंदुसार दो आ जाता है, तो बिंदुसार और बिंबिसार में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बिंबिसार हो गए ये हर्यक वंश से, और ये अजात शत्रु जो नीचे दिया हुआ है, ये अजात शत्रु जो थे इन्हीं के पुत्र थे। किनके? बिंबिसार के। बिंबिसार के पुत्र जो थे ये अजात शत्रु हो गए, ठीक है ना। ये भी हर्यक वंश से संबंधित है। तो चलिए थोड़ा सा इनको भी देख लीजिए, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजात शत्रु मगध के गद्दी पर कब बैठे? मगध के गद्दी पर ये अजात शत्रु कब बैठे थे दोस्तों? तो यह 493, ये 493 ईस्वी, 493 ईस्वी पूर्व में ये मगध के गद्दी पर अजात शत्रु बैठा था। और क्यों कैसे बैठा? तो दोस्तों यह अपने पिता की हत्या करके, पिता की हत्या करके यह मगध के गद्दी पर बैठा था, ठीक है ना।
और इसके बचपन का नाम कभी कभी पूछ लेता है अजात शत्रु के। तो अजात शत्रु के बचपन का नाम दोस्तों क्या था? तो इसको कुणिक भी कहा जाता था। बचपन का नाम कुणिक कहा जाता था इनको, कुणिक। ठीक है ना, बचपन का नाम कुणिक हो गया अजात शत्रु का। और बिंबिसार का श्रेणिक हो गया पुराणों के अनुसार एक और नाम। अब ऊपर दो ऑप्शन दिया गया है ये चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में। तो ये दोनों जो थे दोस्तों, यह मौर्य वंश से संबंधित थे। और मौर्य वंश का संस्थापक जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य हो गए थे। मौर्य वंश का संस्थापक जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश का संस्थापक हो गए। ठीक है ना। और इन्होंने 322 ईस्वी पूर्व में 322 ईस्वी पूर्व में ये मगध के सिंहासन पर बैठे मौर्य वंश का स्थापना करके। ठीक है ना, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हो गए 322 ईस्वी पूर्व में हो गए। ये अशोक की बात की जा रही है, तो चलिए थोड़ा सा क्रम से बता दूं कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य आ गए। उसके बाद आप लोग ये जो बिंबिसार और बिंदुसार वाला झंझट होता है, चलिए उसको भी खत्म ही कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर बिंदुसार जो हो गए यह चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार हो गए। और यह मगध के सिंहासन पर कब बैठे दोस्तों? तो 298 ईस्वी पूर्व में यह मगध के सिंहासन पर बैठे। और इनके पुत्र जो हो गए वही हो गए सम्राट महान अशोक। ठीक है ना, ये अशोक जो हो गए बिंदुसार के पुत्र थे। ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। ये जितने भी मैं फैक्ट बता रहा हूं आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लीजिए इसको। और आशा करता हूं कि आप लोग के दिमाग में बिल्कुल छप भी जा रहा होगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही आप लोग चैनल पर बने रहें और वीडियो के अंत तक बने रहें। ऐसे ही इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी और पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से दी जाएगी। तो अशोक जो है, अशोक को अगर पूछे कि मगध के सिंहासन पर कब बैठे, तो दोस्तों अशोक 273 ईस्वी पूर्व में ये मगध के सिंहासन पर बैठे। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, उनके पुत्र बिंदुसार 258 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे। उनके पुत्र अशोक 273 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे। और इस क्वेश्चन का पूरा सुपड़ा मैंने साफ कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में नरेगा जो है, ये नरेगा, ठीक है ना, नरेगा, नरेगा की बात की जा रही है, किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा, भारत में नरेगा जो है ये 2005 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2005 में ये लागू किया गया। लागू किया गया कह लीजिए, नहीं इसको अधिनियमित कह दीजिए। ठीक है ना, ये अधिनियमित हुआ कब? 2005 में अधिनियमित होगा। ठीक है ना। लेकिन लागू की अगर बात हम लोग करें, ठीक है, तो लागू की अगर बात करें पूरे देश में, तो 2 फरवरी 2006 को 2 फरवरी 2006 को पूरे देश में यह लागू हो गया था। कौन? नरेगा। ठीक है ना। तो नरेगा के पीछे क्या क्या थीम पूछ सकता है दोस्तों? पहले तो पूछ लेगा कि ये नरेगा जो हो गया, नरेगा हो गया, ये महात्मा गांधी एमजी नरेगा में कब कन्वर्ट हो गया? एमजी नरेगा में। ठीक है ना। ये यानी कि एमजी नरेगा मतलब बोले तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है ना, ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम हो गया। और पहले जो था ये सिर्फ राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम था। ठीक है ना। तो ये महात्मा नरेगा मनरेगा में कब ये कन्वर्ट हो गया दोस्तों? यह 2 अक्टूबर 2009 को। कब? यह एमजी नरेगा में यह हो गया 2 अक्टूबर 2009 को। यह इसका नाम चेंज नरेगा से मनरेगा हो गया। ठीक है ना, नरेगा से मनरेगा आप लोग कह लीजिए। ऐसे हम लोग एमजी लिखते हैं। ठीक है ना, या इसको हम लोग नरेगा कहते हैं या कभी कभी मनरेगा कहते हैं। लेकिन पूरी जो बात हो गई एमजी नरेगा हो गई। तो 2 अक्टूबर 2009 को यह एमजी नरेगा में कन्वर्ट हो गया। पहले था ये सिर्फ नरेगा था। और इससे क्या बात स्पष्ट होती है दोस्तों? एमजी नरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की बात की जाए तो इससे क्या क्या फैक्ट हो सकता है उसको देख लीजिए कि यह 100 दिन का गारंटी युक्त अधिनियम है। गारंटी युक्त रोजगार अधिनियम है। ठीक है ना, रोजगार अधिनियम है।
ठीक है ना। ये ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, यह ग्रामीण क्षेत्रों में लिख दे रहे हैं इसको भी, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार अधिनियम है। ये बात हो गई। 100 दिन का हो गया ये आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ देता है कि नहीं भाई हमको ये बताइए कि सूखाग्रस्त इलाके में, सूखाग्रस्त इलाका हो जाए या आप लोग को जनजातीय इलाका हो जाए, जनजातीय इलाका हो जाए, तो सूखाग्रस्त इलाका हो जाए या जनजातीय इलाका हो जाए, तो इसमें यह जो है 150 दिनों का गारंटी है रोजगार का। 150 दिनों का ये रोजगार गारंटी की बात इस अधिनियम के द्वारा की जाती है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम से। ठीक है ना। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी फंडिंग के बारे में। यह केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर इसकी राशि तय की जाती है। केंद्र और राज्य दोनों राशि कंट्रीब्यूट करते हैं। ये राशि जो है दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, केंद्र और राज्य। तो केंद्र कितना परसेंट करता है दोस्तों? तो केंद्र जो करता है वह करता है 90% और राज्य करता है 10%। ठीक है ना। केंद्र और राज्य 90 और 10% की राशि ऐसे करते हैं। ठीक है। लेकिन शुरुआत में ये था। अब वर्तमान की अगर बात की जाए, वर्तमान की अगर बात की जाए तो 75 और 25, यानी कि 75% जो है यह केंद्र सरकार देगा और 25% राज्य सरकार देगा। ठीक है। ये बात हो गई। एक और इससे, ये एक और इससे फैक्ट क्या हो जाता है कि ये तो 100 दिनों का बात हो गया। अब इसमें जो श्रम मद, देखिए 2 मद होता है। एक मनरेगा में आप लोग बार बार सुनते होंगे 60-40 रेशियो, सुनते होंगे बार बार 60-40 रेशियो सामग्री मद। तो 60-40 रेशियो का बात ये हो गया कि कभी भी जब भी ये कुल राशि जब होगी, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो कुल राशि हो जाता है उसका 60% जो है, यह 60% श्रम मद में ये खर्च होगा और 40% जो है यह सामग्री मद में खर्च होगा। यही होता है 60-40 रेशियो वाली बात होती है। यानी कि 60% श्रम मद में और 40 सामग्री मद में। यही होता है 60-40 रेशियो। ये किसमें? मनरेगा में। ठीक है। मनरेगा की अभी वर्तमान मजदूरी की बात की जाए कि एक दिन की मजदूरी कितनी होती है, तो दोस्तों यह हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। हर एक जो अपना भारत है, भारत में जितने राज्य हैं तो सभी राज्यों में अलग अलग इसका दर निर्धारित किया गया है। लेकिन आमतौर पर 228 रुपए जो है यह संशोधित, यह संशोधित जो दर है 228 रुपए, जैसे कि झारखंड छत्तीसगढ़ इस सब में चलता है। ठीक है ना। ये वर्तमान मजदूरी जो है अभी एक दिन का, ये एक दिन का है। ठीक है। और इसका एक और चीज है इसमें मनरेगा से क्या संबंधित है दोस्तों, कि इनकी जितनी भी मजदूरी होती है, यानी कि 15 दिन पर इन लोगों को पेमेंट करना रहता है। 15 दिन पर पेमेंट करना रहता है, जो कि यह काफी इसी पर बवंडर एक बार मचा हुआ था। जो मनरेगा है अभी काफी हाल फिलहाल चर्चा में था कि 15 दिन पर पेमेंट वाला जो ये बात होती है ये बिल्कुल अनसक्सेसफुल है, ये सक्सेस ही नहीं हो पा रहा है। मजदूरों को 15 दिन पर बिल्कुल ही पेमेंट नहीं मिल पा रहा है कई राज्यों में, यानी यूं कहें तो समय पर नहीं मिल पा रहा है। तो ये हो गया मनरेगा से संबंधित आप लोगों को जो लक्ष्य, आप लोगों को जो फैक्ट बनते थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन में मत होइएगा। ये 2005 में अधिनियमित हुआ था और 2 फरवरी 2006 को ये पूरे देश में लागू हुआ था। कौन? नरेगा की बात की जाए। अब मनरेगा में कन्वर्ट हो गया कब? 2 अक्टूबर 2009 को। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्त। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समुद्री जलयान की चाल की मापन किस इकाई में की जाती है? तो भाई मेरे समुद्री जलयान की जैसे ही बात आती है हम लोग के दिमागवा में क्या आ जाता है? तो आ जाता है टाइटेनिक वाला बात। चलिए थोड़ा सा ये बात उससे भी हम थोड़ा सा इसमें पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है। और इंटरटेनमेंट में थोड़ा सीखने वाली बात आ जाए तो फिर उससे बढ़िया क्या बात हो सकता है। तो दोस्तों जो टाइटेनिक जहाज के बारे में आप लोग सुनते होंगे, तो वह एक क्या था? समुद्री जलयान था दोस्तों। और
कहीं भी समुद्री जलयान की जब मापन होती है, जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं, कार बस जितना है वो सब किलोमीटर प्रति घंटा में इसके चाल को मापते हैं। लेकिन ये समुद्री जलयान की अगर बात करें तो दोस्तों यह नॉटिकल मील प्रति घंटा में इसके चाल का मापन होता है। किसमें होता है? नॉटिकल मील प्रति घंटा के रफ्तार में इसका ये चाल का मापन होता है। किसका? समुद्री जलयान का। तो टाइटेनिक जो था दोस्तों, जो उस समय का बहुत ही जबरदस्त जहाज था, तो इस जहाज का जो अगर क्वेश्चन में भी पूछ सकता है लेकिन ऐसे तो पूछेगा नहीं, तो इसका मैक्सिमम अगर स्पीड की बात की जाए तो यह उस समय 23 समुद्री मील, यह 23 समुद्री मील, यानी कि अगर इसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 43 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से चलने वाला जहाज बनाया गया था, जो कि साउथ साउथ टैम्पन से वो न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। ठीक है ना? तो यह जो समुद्री जहाज था वो दुर्भाग्यपूर्ण यह डूब गया। ठीक है ना? दुर्भाग्यपूर्ण डूब गया, जिसमें से 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई। तो खैर चलिए उसकी बातों को हम लोग हटाते हैं। तो ये नॉटिकल मील प्रति घंटा में समुद्री जलयान की चाल को मापते हैं। ठीक है ना? ये नॉटिकल। अब क्वेश्चन कभी ये पूछ दे कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना, एक नॉटिकल, या इसको नॉटिकल कह लीजिए या समुद्री मील, एक नॉटिकल मील बराबर अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कहे तो दोस्तों यह 1.852 किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील या एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर होता है। तो ये भी इससे आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा इसको भी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा, ये मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? देखिए ये मदर टेरेसा जी जो हैं, मदर टेरेसा जी का ये फोटो है, मदर टेरेसा जी का। तो इनको नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नोबेल पुरस्कार जो है मदर टेरेसा जी को 1979 यानी कि 1979 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है ना? कब? 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर 1979 ईस्वी को ये इनको नोबेल प्राइज मिला गया था। और नोबेल प्राइज किस चीज में दिया गया, ये अगर ये पूछ ले कि मदर टेरेसा जी को नोबेल प्राइज जो है किस चीज के लिए दिया गया दोस्तों, तो यह जो दिया गया मानवता की मदद के लिए, मानवता की मदद के लिए, ये मानवता की मदद के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1979 में। शांति का नोबेल पुरस्कार जो है, ये शांति का नोबेल पुरस्कार जो है इनको 1979 में मिला था। किनको? मदर टेरेसा जी को। और इनसे क्या संबंधित फैक्ट हो सकता है दोस्तों? यह तो फैक्ट नंबर 1 हो गया कि मानवता की मदद के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार। तो भारत सरकार के द्वारा भी उनको एक रत्न से, एक पुरस्कार से नवाजा गया दोस्तों। तो भारत सरकार के द्वारा ये इनको 1980 में, 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किससे? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किनको? मदर टेरेसा जी को। ठीक है ना? और बहुत ही जबरदस्त लेडी थी दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त, इनको क्या बोला जाए, पुण्य, इनकी आत्मा को हमेशा भाई एक अच्छे जगह पर स्वर्ग में इनको जगह मिला होगा। ठीक है ना? ऐसा मेरे द्वारा कहा जा सकता है और बिल्कुल ही मिला होगा। ठीक है ना? इन्होंने पूरा जीवन जो है मानवता की सेवा में समर्पित कर दी थी। आज के दुनिया में कौन, कितने लोग हैं दोस्तों ऐसे जो मानवता के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दें। तो इन्हीं सब चीजों के लिए उन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला और 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और एक और चीज है, इनसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि इनका जन्म जो है ये कब हुआ था, तो जन्म जो है दोस्तों 1910 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो उत्तरी मेसोडोनिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तरी मेसोडोनिया में हुआ था। उत्तरी मेसोडोनिया में इनका जन्म हुआ था। और इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण कथन कहा गया है, उसको मैं रेड अक्षर से लिख दे रहा हूं। एक महत्वपूर्ण जो कथन है, उनका जो मानना था, जिस पर वो आदर्शों को, उनको कौन सा आदर्श फॉलो करती थी दोस्तों, उनके द्वारा कहा गया कि जख्म भरने वाला हाथ
जख्म भरने वाला जो हाथ होता है, जो जख्म भरने वाला हाथ है, प्रार्थना वाले होंठ से, प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना करने वाले होंठ, होंठ से कहीं ज्यादा पवित्र है, से कहीं ज्यादा पवित्र है। समझ लीजिए कि इनके द्वारा कोटेशन भी जो किया गया वैसा ही हाथ है। यानी कि जो जख्म भरने वाले जो हाथ उठते हैं, यानी कि जो जख्मी व्यक्तियों को या किसी जरूरतमंद व्यक्तियों को जो आप लोग मदद करता है, वो प्रार्थना करने वाले जो होंठ है उससे भी ज्यादा पवित्र है। ये इनका मानना था मदर टेरेसा जी के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1942 ईस्वी में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसने की? इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसने की दोस्तों? इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना, तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1942 में रास बिहारी बोस जी के द्वारा किया गया। रास बिहारी बोस जी के द्वारा किया गया। अब पूछ ले कि कहां पर किया गया, ये कहां पर किए दोस्तों? तो यह जापान, जापान में जो टोक्यो है, जापान में यह टोक्यो में किया गया, 1942 में किया गया। अगर इसको इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक को अगर एग्जामिनर आप लोग को घुमाना चाहे तो इसी को दोस्तों ये आजाद हिंद फौज भी कहते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है, ये आजाद हिंद फौज की जो स्थापना, ये कह ले, ये क्वेश्चन पूछ ले तो इसका भी उत्तर हो जाएगा आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में। कहां पर? तो जापान के टोक्यो में। किससे द्वारा? रास बिहारी बोस जी के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन देखिए, एक ऑप्शन में ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इनसे भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, बार बार। तो पहला तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि कांग्रेस के अधिवेशन से पूछता है इनसे संबंधित। तो कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन हुआ है, महत्वपूर्ण अधिवेशन, उसका इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपने चैनल पर उपलब्ध आप लोग के लिए करा दिया हूं। यानी कि पूरा 1885 से लेकर 1947 तक, यानी कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी से लेकर आप लोग को जे.बी. कृपलानी तक पूरा आप लोगों को वहां पर डिस्कशन में करा दिया हूं। तो सुभाष चंद्र बोस जी की अगर बात की जाए तो ये 2 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक 1938 में बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक बार बने 1939 में। तो 1938 में कहां पर हुआ था वो अधिवेशन? तो दोस्तों वो हरिपुरा में हुआ था। और 1939 की बात की जाए तो वो त्रिपुरी में हुआ था। ये हरिपुरा और त्रिपुरी में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कुछ जो महत्वपूर्ण नारे हैं, तो जैसे जय हिंद हो गया, इनके द्वारा महत्वपूर्ण नारा दिया गया। और या तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है ना, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह भी जो कथन है, यह सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। काफी फेमस कथन है कि जय हिंद और ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, इनसे एक और क्वेश्चन पूछता है सुभाष चंद्र बोस जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया। कब किया गया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? तो यह जो है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ ले आप लोग को और डीपली, आप लोग को सुभाष चंद्र बोस जी से क्वेश्चन पूछ ले कि इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म उड़ीसा राज्य के, जो अपना राज्य, अपने देश में राज्य उड़ीसा है, उड़ीसा के कटक जो है, कटक में इनका जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है ना, तो इससे महत्वपूर्ण जितने भी कथन बनते हैं, जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैंने बता दिया। तो एक चीज और देख लीजिए, अगर और एग्जामिनर आपको घुमाना चाहे तो पूछ ले कि सुभाष चंद्र जयंती कब मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जयंती जो है ये कब मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती जो है यह 23 जनवरी को, यह ये जयंती मनाया जाता है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र जयंती मनाया जाता है। ठीक है ना, तो सारा सुपड़ा इस क्वेश्चन का मैंने साफ कर दिया और जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आप लोगों को आज कितना मैं क्वेश्चन बता दिया, मोर देन मुझे लग रहा है कि 60-70 क्वेश्चन तो ये 13 क्वेश्चन से ही मैंने आपको बता दिया।
60, 70, 80 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने बता दिया, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग बस चैनल पर प्यार दिखाते रहिए और इसी तरह का टॉप क्लास का कंटेंट आप लोग को दूंगा। यहाँ पर कोई पेड सेड की जरूरत नहीं है, पेड कोर्स खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, मैं ये कर दूंगा पेड कोर्स में। अरे भाई आप लोग ऐसे ही पढ़ाओ ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड फॉरवर्ड ब्लॉक को तो हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल जो है किन किरणों द्वारा काम करता है। टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल जो है किन किरणों द्वारा काम करता है दोस्तों। तो देखिए ये रिमोट का हमने आप लोग को फोटो दिखा दिया है। ये सब रिमोटवा जो है यह किस किरण पर काम करता है दोस्तों। तो यह जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड इंफ्रारेड पर यह काम करता है टेलीविजन का रिमोट। इंफ्रारेड कह लीजिए दोस्तों या इसी को कह लीजिए अवरक्त किरण कह लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। इंफ्रारेड कह लीजिए या अवरक्त किरण कह लीजिए, दोनों बात एक ही हुआ, ठीक है ना। इसका प्रयोग अगर कभी कभी पूछ दे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, इंफ्रारेड का उपयोग किरण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो यह जो होता है हीट सेंसर में, हीट हीट सेंसर में इसका काम होता है। थर्मल इमेजिंग में भी इसका काम होता है, थर्मल इमेजिंग में भी इसका काम होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि थर्मल इमेजिंग में कौन से किरण का प्रयोग किया जाता है, तो तुरंत कंट्रोल आप लोग को दबाना है और वो हो जाना है अवरक्त किरण या इंफ्रारेड, ठीक है। तो थर्मल इमेजिंग में हो गया। या नाइट विजन जो उपकरण होता है, नाइट विजन जो उपकरण होता है, नाइट विजन उपकरण, इसमें भी आप लोगों को ये इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन इससे बनता है दोस्तों, यह जो गामा किरण है, तो चलिए थोड़ा सा इससे भी देख लिया जाए। यह यह गामा किरण जो है, गामा किरण से क्या क्या फैक्ट बनता है। गामा गामा किरण से जो फैक्ट बनता है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो वह बनता है कि सबसे अधिक वेधन क्षमता जो होता है, सबसे अधिक वेधन क्षमता जो पूछा जाता है, सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण में होती है, तो दोस्तों यह होता है गामा किरण में। अल्फा और बीटा और ये जो गामा होता है, इन सब में सबसे ज्यादा जो अधिक वेधन क्षमता जो होता है वह गामा किरण का होता है। और ये बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को कि नॉन स्टिक रसोई बर्तन किस किसकी परत चढ़ाई जाती है। यानी कि नॉन स्टिक रसोई के जो बर्तन होते हैं उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो देखिए रसोई बर्तन का आप लोग को मैं कुछ फोटो दिखा दिया हूँ, ये सब नॉन स्टिक बर्तन का फोटो है, ये भी नॉन स्टिक है, ये जितने भी है नॉन स्टिक बर्तन है, ये भी ठीक है। तो यह जो चमकीला जो पदार्थ जो दिख रहा है नॉन स्टिक में ऊपर, ये जो चमक रहा है, ये जो ब्लैक कलर का जो चमक रहा है पूरा एकदम शाइनी दिखा रहा है, पूरा चिकना सरफेस होता है, वो क्या होता है दोस्तों, तो यही होता है दोस्त मेरे टेफ्लॉन होता है। तो नॉन स्टिक बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो यह टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत, टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। तो कभी क्वेश्चन पूछ दे कि टेफ्लॉन क्या होता है दोस्त, यह क्वेश्चन पूछ दे कि टेफ्लॉन क्या होता है, यह टेफ्लॉन क्या होता है, तो यह जो होता है यह यह कार्बन और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। कार्बन और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। कार्बन और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है कौन, टेफ्लॉन, ठीक है ना। टेफ्लॉन जो निर्माण में जो कार्य किया जाता है, तो ये कार्बन और फ्लोरीन के परमाणुओं से ये बनता है टेफ्लॉन। और यह जो होता है ये कृत्रिम रसायन होता है दोस्तों, यह जो हो गया कृत्रिम रसायन होता है, यह कृत्रिम रसायन होता है टेफ्लॉन, ठीक है ना। इसको और क्या कहते हैं टेफ्लॉन को, अगर परीक्षा में कभी पूछ दे तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। यह टेफ्लॉन को हम लोग कहते हैं पॉलीटेट्रा फ्लोराइड, पॉलीटेट्रा फ्लोरा इथिलीन कहते हैं इसको, पॉलीटेट्रा, ठीक है ना, पॉलीटेट्रा फ्लोरा एथिलीन, पॉलीटेट्रा फ्लोरा एथिलीन जो है इसको कहते हैं। या पॉली का पी हो गया, टेट्रा का टी हो गया। अब
फ्लोरी फ्लोरा का एफ हो गया और इथिलीन का ई हो गया, यानी कि इसे पीटीएफई भी कहते हैं। पीटीएफई भी कहते हैं किसको? टेफ्लॉन को। यह जो टेफ्लॉन है इसको पॉलीटेट्राफ्लोरा इथिलीन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसे घबराना नहीं है अगर पॉलीटेट्राफ्लोरा इथिलीन पूछ दे, उसी को टेफ्लॉन कहते हैं। और यह जो होता है नॉन स्टिक, जो बर्तनों पर इसकी परत चढ़ाई जाती है जिससे खाना उस पर आसानी से बन जाए और चिपके ना। नॉन स्टिक मतलब उसमें चिपकने वाली जो गुण रहती है नहीं रहती है, ठीक है। तो यही इस टेफ्लॉन का कार्य हो गया, ये कृत्रिम रसायन हो जाता है। और दोस्तों आज का यह अंतिम क्वेश्चन था। तो दोस्त मेरे मेरे भाई देखिए कितने अच्छे से हम लोग आज के क्वेश्चन को किए, और 15 क्वेश्चन से हम लोग इतने अनेकों क्वेश्चन जो परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, सारा फैक्ट हम लोगों ने आप लोग के सामने रख दिया। और आप लोग दिल पर अपने हाथ रखकर बताइए कि क्या ये मैं जो पढ़ा रहा हूं ये किसी पेड कोर्स से कम है क्या? पेड कोर्स जो आप लोग लेते हैं या पेड कोर्स में जो पढ़ाई होती है इससे ज्यादा वो लोग पढ़ाई कराते हैं क्या? तो मैं आप लोग को कहता हूं और मुझे आशा है कि इससे ज्यादा क्या पढ़ा सकते हैं लोग, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो मैं ये आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को ये जो मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूं, और उसके बदले में मैं क्या कह रहा हूं सिर्फ आपको कि आप लोग बस चैनल पर प्यार दिखाते रहिए, चैनल पर बने रहिए। और अगर अभी तक आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई टॉप लेवल का कंटेंट हमारे चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस पर आप लोग को दी जाती है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का वीडियो को मैं दोस्तों यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद दोस्तों।